उसकी फिजिक्स के प्रैक्टिस की सीरीज में हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें और इन क्वेश्चनों का अध्ययन ज़रूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारे की n छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता c है मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। दोस्तों जो बड़े बूंद की धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी n की पावर 1/3 इंटू सी। ये हो जाएगी उसके बड़े बड़े बूंद की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी n की पावर में हो जाएगा 1/3 इंटू सी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि पारे की n समान छोटी बूंदें हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता सी है और एक बड़ी बूंद बनती है तो उनकी जो धारिता होती है वो n की पावर 1/3 हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले से आवेशित करते हैं और फिर इसकी प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो वह राशि है जो नहीं बदलती है। तो दोस्तों जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं और एक इसके बीच एक परावैद्युत माध्यम रखते हैं यानी परावैद्युत पट्टी को रखते हैं तो उनमें जो उनका चार्ज होता है, चार्ज यानी आवेश होता है, आवेश जो नहीं आवेश है जो स्थिर रहता है यानी आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है, C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। दोस्तों यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी CS बराबर C1 प्लस C2 अपान C1 प्लस C2। अरे दोस्तों ये वही है, तो आपको ये याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जब दोस्तों कोई असमान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पर जो आवेश लगता है वो आवेश की मात्रा उनकी समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय परावैद्युत यौगिक के उदाहरण हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ध्रुवीय परावैद्युत यौगिक के उदाहरण है CO2 है, NH3 है, H2O है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ध्रुवीय परावैद्युत यौगिक कौन कौन से होते हैं तो वो होता है CO2, NH3, H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। दोस्तों वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो दोस्तों वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है वो होता है 3 × 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा होती है। दोस्तों जो आवेशित यानी चार्जेबल जो कैपेसिटर होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा होती है केवल विद्युत क्षेत्र में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। दोस्तों वनडे ग्राफ जनित्र है जो उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है वो क्या उत्पन्न की जाती है, उच्च वोल्टता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वनडे ग्राफ जनित्र से हम क्या उत्पन्न करते हैं, जो क्या उत्पन्न करते हैं तो उच्च वोल्टता। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग बराबर होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो अनुगमन वेग बराबर होता है वो होता है I/N/E/A के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अनुगमन वेग जो बराबर होता है वो होता है I/N/E/A। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के मान की कोटि कितनी होती है। तो दोस्तों जो अनुगमन वेग के मान की कोटि होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि अनुगमन वेग की जो मान की कोटि होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है तो अतः आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई L व व्यास D के तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया जाता है। यदि व्यास D दुगुना कर दिया जाए तो उसका अनुगमन वेग क्या होगा। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो अनुगमन वेग होगा वो अपवर्तित रहेगा।
इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यदि n सेल जिनके प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E समांतर क्रम में जुड़ा है तो संयोजन का वैद्युत वाहक बल क्या होगा। दोस्तों जब संयुक्त वैद्युत वाहक बल समांतर क्रम में जुड़ा है तो संयोजन का जो वैद्युत बल होगा वो E हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरह के सैद्धांतिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इन तरह के यूजफुल वीडियो आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। दोस्तों जो श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध का जो मान होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। दोस्तों जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो धारा होती है, धारा इंक्रीज हो जाती है, यानी धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाने पर प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों बंधन ऊर्जा जो होती है वो पहले बढ़ती है, यानी पहले इंक्रीज होती है और कुछ समय के बाद फिर डिक्रीज होने लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का सूत्र का सिद्धांत किस सिद्धांत से पता चलता है। तो दोस्तों ई बराबर एम सी स्क्वायर सूत्र का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो ई बराबर होता है वो द्रव्यमान इंटू प्रकाश के चाल के वर्ग के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो लेंज का नियम भी होता है। यानी लेंज, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएमयू की तुल्य होता है। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको ये याद रखना है कि एक एएमयू बराबर जो होता है वो 931 यानी 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। दोस्तों जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो समान होती है वो होती है गामा किरणों में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गामा कीड़ों में प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गामा कीड़ों में जो प्रकाश की प्रकृति होती है समान होती है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रकाश की तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की तरंगों की प्रकृति गामा कीड़ों की जैसी होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो फोटॉन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ फोटॉन को उत्सर्जित नहीं करते हैं। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि रेडियो एक्टिवता तत्वों की जो खोज की थी वो हेनरी बैकुरल ने की थी, यानी रेडियो एक्टिवता की खोज की थी जो हेनरी बैकुरल ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कीड़े विक्षेपित होती हैं। दोस्तों यानी बीटा कीड़े जो होती हैं वो विक्षेपित होती हैं चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों में। तो आपको याद रखना है कि जो बीटा कीड़े होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। दोस्तों इस तरह के यूजफुल वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम 2021 में पूछा गया है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग होता है वो h/2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी h/2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n के
वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको याद रखना है कि बोर का जो परमाणु मॉडल की स्थायी कक्षा है वो त्रिज्या की क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आती है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आती है वो अवरक्त क्षेत्र में आती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। इसी तरह पाश्चर स्पेक्ट्रम की पाश हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रेडबर्ग नियतांक की बीमा क्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेडबर्ग नियतांक जो होता है 1/t होता है। तो टी की जो बीमा हो जाएगी वो टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है m0 l0 t-1। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो आप इस तरह दोस्तों आप क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे हमारे वीडियो से, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।